अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और जो खुश नहीं है वो खुश रहने की कोशिश करें और एट द एंड वो खुश रहना सीख लेंगे। वेल, माय नेम इज़ हिरा अहमद भट्ट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स एकेडमी बाय पी अप्रोच। और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। कोर्स कोड है 502। आज हम पढ़ेंगे लेसन 43 और लेसन टाइटल है साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। वेल, 21st सेंचुरी में साइकोलॉजी की बहुत सी न्यू ब्रांचेस का डेवलप किया गया था, उनके ऊपर फोकस किया गया था, उनको इंसानी ज़िंदगी में किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता था उसके ऊपर काम किया गया था। और काम तो स्टार्ट से ही, जब से साइकोलॉजी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब से उन सारी चीज़ों पे काम हो रहा था, लेकिन फर्दर उसको एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे पढ़ाया जाने लगा और उसके ऊपर काम स्टार्ट किया गया। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का क्या काम होता है, वो किस तरह से यूटिलाइज़ की जाती है, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का क्या काम होता है और हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की, तो ये दो न्यू ब्रांचेस थी साइकोलॉजी की फील्ड में, जिसका ओवरऑल जो एम था, जो पर्पस था, जो उनका फोकस था, मेन फोकस था, वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल वर्क फोर्सेस के ऊपर था, कि हम किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ बात करें तो हम किस तरह से लेबर फोर्स को बढ़ा सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं कि हमारे जो फैक्ट्रीज़ का वर्क होता है वो किस तरह से बेहतर हो सकता है। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो चीज़ करना स्टार्ट की गई वो ये की गई कि जब भी किसी पर्सन को हायर किया जाता था या किसी भी डेवलपमेंट न्यू स्टार्ट की जाती थी, किसी भी प्रोग्राम की ट्रेनिंग की जाती थी एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती थी, फोकस किया जाता था, वो मेंटल एबिलिटीज़ पे होता था, मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे होता था, कि कौन किस तरह से कितनी जल्दी चीज़ को पिक कर रहा है, कौन कितने ज़्यादा आइडियाज़ शेयर कर रहा है, कौन कितने बेनिफिशियल आइडियाज़ शेयर कर रहा है, या कौन कितने, मतलब ओवरऑल उनकी जो चीज़ देखी जाती थी वो मेंटल एबिलिटीज़ देखी जाती थी, कि कौन कितनी जल्दी किस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। फर्दर इसमें फिर यूज़ किया गया कि डिफरेंट, और डेफिनेटली हर ब्रांच के भी आगे सब ब्रांचेस होती हैं, उनमें भी डिफरेंट चीज़ों को फोकस किया जाता है कि अगर हम इसको बेहतर करेंगे तो किस तरह से बेहतर करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की फर्दर जिन चीज़ों पे वो फोकस किया गया, उनमें कुछ पॉइंट्स हैं आपकी इसमें चैप्टर में डिस्प्ले, हम वन बाय वन उन सबको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया गया। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में हम डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं कि हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है, हम उन नीड्स के साथ किस तरह से डीलअप करेंगे, हम उन पे फोकस करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है या बहुत लेस लेवल में मैनेजमेंट की ज़रूरत है। डेफिनेटली मैनेज करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, हैविंग ग्रेटर लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट और लेसर लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो इस चीज़ से मतलब है वो ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा लेवल की बढ़ाना चाहिए, कम लेवल पे करना चाहिए। कोई काम होता है जो हमें कम स्टार्ट में हमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, हम उसको फर्दर इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट डे से ही अपने और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते वक्त हम उसमें ये सोच लें कि हम उसमें 100 एम्प्लॉयज़ रखेंगे और हमारा बजट भी ठीक है, हम 100 एम्प्लॉयज़ का बजट रख लेते हैं, लेकिन हमारा जब मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं या अपने डिज़ाइंस को या अपने वैल्यूज़ को लेकर आते हैं, तो वो हमारी फुलफ़िल नहीं होती मार्केट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली। तो हमारे जो 100 एम्प्लॉयज़ हमने रखे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, या हमने 100 उसके सब ब्रांचेस बनाई हैं, वो हमारे सारा वेस्ट हो जाएगा, हमारा पैसा भी, हमारी एनर्जीज भी, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब इसमें देखा जाता है कि हमने जो कल्चर को डील करते हैं, इसमें डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको डील किस तरह से करते हैं, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो सेपरेट होती हैं, जो हर मेंबर को उस पर फुलफ़िल होना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ प्राइवेट
ऐसे हैं हॉस्पिटल्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनमें आपका कंपलसरी है कि आपने फ्राइडे को मेंस का बॉयज़ का कंपलसरी है कि उन्होंने फ्राइडे को सिर्फ शलवार कमीज़ पहनना है। इसके अलावा वो कोई और नहीं पहन सकते। मैं आपको एक छोटे से इस चीज़ की एग्जांपल दे रही हूँ। तो उनका एक ये सेट है, उनके ये सेट ऑफ वैल्यू है। अब हमने इस चीज़ में ये देखना है कि क्या हमारे कल्चर में इस चीज़ को फर्दर किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको फर्दर प्रमोट हमें करना चाहिए या हमें अपने इस सेट ऑफ वैल्यू को स्टॉप कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फॉरेन की, आउट ऑफ कंट्री के लोगों की बात करें, तो वहाँ पे अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अगर हम उसमें ये रखते हैं कि जी फ्राइडे को आपने हर किसी ने शलवार कमीज़ ही पहनना है, तो वो वहाँ पे चीज़ नहीं चल सकती, वो वहाँ का कल्चर नहीं है। इसी तरह से हमने जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनानी है, हमने उस रीजन के अकॉर्डिंगली अपना कल्चर रखना होता है, उस रीजन के अकॉर्डिंगली हमने रूल्स बनाने होते हैं, उस रीजन के अकॉर्डिंगली हमने अपनी वैल्यू सेट करनी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज़ फर्दर हमें पता चलती है कि अब जो हमारी दुनिया है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का हमारा क्या मकसद आता है कि दुनिया के आप दूसरे कोने में बैठे हो तो आपको एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है, आप एक दूसरे से राब्ते कर सकते हो, जैसे हम कर रहे हैं इस वक्त। आप लोग कहाँ पे बैठे सुन रहे हो मुझे नहीं पता, मैं कहाँ पे बैठी लेक्चर्स दे रही हूँ आप लोग नहीं जानते, लेकिन हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ और आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि आप लोग ग्लोबली कितने एडवांस हो चुके हैं और कितने एडवांस नहीं हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डिफरेंट चीज़ों की, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि अगर मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ से बैठ के लेक्चर आप मेरा सुन सकें, तो वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री, ठीक है। हम लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो हम एटलीस्ट विद इन अ कंट्री उस चीज़ को एक दूसरे तक पहुँचा सकें। फर्दर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी रेफर्स करती है हमारे वर्क फोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, कि जो हमारे लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हैं, वो किस हद तक उनके ट्रेड्स हैं, वो किस हद तक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट हैं, वो किस हद तक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमें ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी आपकी किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अब ज़्यादातर ये होता है कि आपके जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं जिनसे उन्हें आइडिया हो जाता है कि आप उनकी इंडस्ट्री में आके या आप उनके इंस्टीट्यूट में आके, आप उनकी सब सेक्टर में आके उनकी कंपनी को किस हद तक फ़ायदा दे सकते हो। अब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, आपने अगर उस कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो आपको ज़रूरत होती है अपनी वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की, कि आप किस हद तक चीज़ों को फ़ौरन अकोमोडेट कर लेते हो। अगर आपका एक टास्क नहीं हो रहा, उसमें कुछ आपकी मार्केट वैल्यू उसमें डिक्रीज़ हो रही है, तो आपने नेक्स्ट फर्दर कौन सा ऐसा टास्क अपनाना है कि आपकी दूसरी कंपनीज़ के अकॉर्डिंगली आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, और अगर आपका जो लास्ट किसी भी टास्क में लॉस हुआ है तो आपका नेक्स्ट में वो प्रॉफिट में जाए। फर्दर हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या हमारे इन्होंने हमें इसमें क्या डिस्कस किया है हमारे साथ, कि जो पर्सनैलिटी रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें रेफ़र करते हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। अब मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय किस तरह से होती है, हमने किसी को हायर कर लिया, ठीक है, वो काम भी सही कर रहा है और हम उसको फर्दर मोटिवेट नहीं कर रहे, हम उसको बोनस नहीं दे रहे, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अगर वो ओवर टाइम बैठ रहा है हम उसको उसकी का पे नहीं कर रहे। मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के रूल बिल्कुल अलग है इसलिए मैं उनकी बात नहीं करी। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस या आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मोटिवेशन उस हिसाब से नहीं है, आपकी स्टडी, आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है, आपका मेंटल सेट इतना हाई है और आपको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जल्द तंग आ जाते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी छोड़ने के बारे में सोचते हो। और जब आप छोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो वहाँ पे आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है, आपकी फ़ाइनेंशियल डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं सही से,
तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके में इतने पोटेंशियल होता है तो ही वो आपको हायर करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल, हर इंसान को मोटिवेशंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा इंसान है, उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। अगर कोई मोटिवेटेड नहीं होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग, तो उसका नुकसान सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, लोगों को नहीं जाएगा। लोगों की एक फ़िक्स सैलरी है, वो उनको मिल रही है, ठीक है, वो बेशक प्राइवेट सेक्टर में है, बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी एक फ़िक्स सैलरी है, वो उनको मिल रही है। लेकिन अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे, उनको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनकी हम डेली बेसिस पे उनको पुशअप नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनको डिप्रेशन हो जाएगा, वो एंग्जाइटी में चले जाएंगे। वो तो अपनी फ़ीस ले रहे हैं, वो तो अपनी पे ले रहे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इशू आएगा कि हम डाउन हो जाएंगे। अगर एक हमारा एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा काम करता है दूसरे सब एम्प्लॉयज़ की निस्बत, और हम उसको बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे और वो बिल्कुल स्ट्रेस में जा रहा है कि जी मैं तो इतना काम करता हूँ, मुझे फिर भी पुशअप नहीं किया जा रहा, मुझे तो कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो वो एट द एंड क्या होगा, वो उस तरह से काम करना छोड़ देगा। अगर वो अपना किसी चीज़ में 100% देता है तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाएगा 90%, 80%, 70%, और एट द एंड वो ज़ीरो पे आ जाएगा। उसका नुकसान सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, उस बंदे को, उस बंदे की मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग तो उसका नुकसान होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को ही इसका नुकसान होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एक दूसरे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहो टाइम टू टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लीडरशिप। अब हमारे लीडरशिप स्टाइल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। अब हमें समटाइम ऐसा होता है कोई एक नॉर्मल बंदा भी हमें कोई बात समझाए, वो बात हमें समझ में आ जाती है, और समटाइम ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत ही आला पाई का भी बंदा हमारे सामने आ जाए, हमें उसकी बात पे समझ में नहीं आती, ठीक है। इसमें सिर्फ स्टाइल क्या चेंज होता है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग इसमें सिर्फ चेंज होता है, हमारा दूसरे को डील करने का अंदाज सिर्फ चेंज होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में जब आप हों, और आप जब आपके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे हो, आपके अंडर जब बहुत से लोग काम कर रहे हो, तब आप में लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किस तरह से अपने लोगों को लेके चलते हैं, आप उनकी मेंटल हेल्थ पे कितना फोकस करते हैं, आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को किस तरह से लुक आफ्टर करते हैं, आप उनकी एबिलिटीज़ को किस तरह से पॉलिश करते हैं। मज़ीद हर बंदे में ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको जितना आप इन्हेंस करो वो उतनी ही इन्हेंस होती रहती हैं। तो जब हम लीडरशिप वाली साइड पे आते हैं, तो हमने इन ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ में आ जाएं, तो हमने सबसे ज़्यादा ये देखना होता है कि जो हमारी बेस्ट पॉसिबल लीडरशिप्स हैं मैनेज करने की, हमने उनको अडॉप्ट करना होता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी इंडस्ट्री अच्छे से चले। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस एंड फटीग। अच्छा, स्ट्रेस एंड फटीग हमारे मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना, पॉइंट को बहुत ज़्यादा रीड आउट किया जाता है, स्ट्रेस एंड फटीग। हम किसी भी बात कर लें ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्रियल की, कोई भी आप बुक उठा के देख लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और फटीग के ऊपर फोकस किया जाता है। फर्दर अगर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो उन्होंने तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाकायदा उनके कोर्सेज होते हैं, एम्प्लॉयज़ को वो बाकायदा उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, और कुछ टाइम के बाद सिर्फ हम अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं, हम अगर अपने पाकिस्तान की भी बात करें, तो हमारे पाकिस्तान में भी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें कुछ टाइम के बाद 6 मंथ्स के बाद कुछ मंथ्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनको करवाई जाती हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट करके अपना वर्क स्ट्रेस वो भूल जाते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल की है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लो लेवल की है। उनकी एम्प्लॉयज़ के लिए उनको ब्रेक देना स्ट्रेस में से बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी भी एम्प्लॉय को स्ट्रेस होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पर्सनल लाइफ की चीज़ें अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या वर्कलोड की तरफ से उसे स्ट्रेस होगा, तो उसको क्या होगा, वो फटीग हो जाएगा, वो थक जाएगा, उसका दिल नहीं करेगा, वो बेजार हो जाएगा, और जब वो बेजार हो गया तो उसके लिए उन सारी चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एट द एंड फिर उसका नुकसान उसको तो जो होगा, लेकिन फिर उसका
एंड पे नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को ही जाएगा। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर की जाती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम करी थी, वहाँ पे क्या होता था कि हम लोगों को मतलब कुछ टाइम के बाद, अब 3 to 4 मंथ, मतलब समर आया तो समर में हमारी कम से कम भी 15 डेज़ की एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है। और उसमें क्या होता था, उसमें हमारी स्पोर्ट्स होती थी, उसमें हमारी फ़न एक्टिविटीज़ होती थी, हम उसमें फैमिली को लेके आ सकते थे, हम इंडिविजुअली उसमें पार्टिसिपेट करते थे, हमारे सिंगिंग कम्पिटिशन्स होते थे, हमारे क्रिकेट के कम्पिटिशन, ऑल डेट मतलब स्पोर्ट्स होता था अलग से। एक स्पोर्ट्स का वीक कर दिया, एक फ़न एक्टिविटीज़ का कर दिया, एक फैमिली गाला कुछ कर दिया, इस टाइप से ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ का कुछ ना कुछ प्लान होता था। फर्दर उसमें क्या किया जाता था कि कहीं ना कहीं घूमने फिरने का ट्रिप बन जाता था, हमें वहाँ पे ले जाते थे। उसमें क्या होता है, हम अपने वर्कलोड से हमें थोड़ी सी हम माइंड फ्रेश हो जाता है। इसी तरह से जब विंटर आता था तो उसमें बोन फायर्स किए जा रहे हैं, उसमें भी उसी तरह से फैमिली गाला किया जा रहा है, मतलब डिफरेंट तरह से अकोमोडेट किया जाता था अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना जो स्ट्रेस लेवल है, जो उनको एक रूटीन से जब इंसान तंग आ जाता है एक ही जगह पे काम कर कर के, अक्सर लोग तंग आ जाते हैं, जिनमें मैं भी एक हूँ कि मैं एक ही रूटीन में जब ज़्यादा यूज़ टू रहूँ तो मैं उससे तंग आ जाती हूँ। तो उसके चेंज के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होता है। तो जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका ये सबसे पहला टास्क ये होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट को रिलीज़ करना। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अच्छा जी, आजकल के हम अगर टाइम की बात करें तो आजकल ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन एंड टाइमिंग। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाता है और जब टाइम ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसको वहाँ पे बिठाया जाता है। वो उन लोगों से क्वेश्चंस करता है जो भी टेस्ट देने के लिए आए होते हैं। उनकी एबिलिटीज़ को वो चेक करता है कि ये कितनी इसकी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं। और अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनमें एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को वो शो नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो इंटरव्यू देते वक्त भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो बहुत कीनली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है कि वो उन चीज़ों पे बोलें ताकि उनकी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगर हम इसी तरह से बात करें अपनी पुलिस फोर्स की, आर्मी फोर्स की, किसी भी फोर्सेस की अगर हम इसमें बात करें तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं, लोगों को हायर करने के बाद वो उनकी ट्रेनिंग करते हैं। उस ट्रेनिंग में उनकी साइकोलॉजिकल और उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग दोनों की जा रही होती हैं। वो जब उनकी साइकोलॉजिकल फ़िज़िकल ट्रेनिंग तो उनका हिस्सा है, उन्होंने करना है। उनको साइकोलॉजिकल इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो अगर कभी भी उनको स्ट्रेस वाला इशू है या उनको ट्रेनिंग में कोई इशू है या किसी भी चीज़ में उनको फर्दर इशू आए तो वो उससे किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं। उनको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, उनको उस ट्रेनिंग में इतना ट्रेन किया जाता है कि अगर फर्दर आपकी लाइफ में ये आपको हर्डल्स आते हैं तो आपने किस तरह से इसको अकोमोडेट करना है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं जानती हूँ, लेकिन बस ये लास्ट पॉइंट्स अब हम शेयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी की जो फील्ड में 21st सेंचुरी में जिस पे फोकस किया गया था वो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी थी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हमारी क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारा ह्यूमन इंट्रैक्शन आ जाता है विद ओवर इन्वायरमेंट के। हम जब इतना आप सोशल भी कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो क्या किया गया था कि ह्यूमन किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे और इसी तरह से इन्वायरमेंट किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन साइकोलॉजी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। इसके ऊपर फर्दर उन्होंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए थे, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस हर जानदार को चाहिए होती है, ठीक है। सिर्फ अगर हम इसमें बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस को तो हर हाल में ही चाहिए होती है पर्सनल स्पेस। फर्दर पर्सनल स्पेस में भी 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, इंडिविजुअल फिज़िकल स्पेस जिसमें हमारी एक बाउंड्रीज़ हमने खुद अपने इर्द गिर्द बनाई होती है, अपने माइंड में बाउंड्रीज़ बनाई होती हैं और हमें उन बाउंड्रीज़ से बाहर निकलना नहीं पसंद होता। और इसी तरह से इंडिविजुअल की स्पेस होती है,
इन सेंस ऑफ हैबिट्स कि हमने अपनी हैबिट्स की सूरत में एक स्पेस बनाई होती है, पर्सनल स्पेस बनाई होती है कि हमें वो काम करना अच्छा लगता है या बहुत से काम करना हमें नहीं अच्छा लगता। हम बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ग्रोथ, नीड्स और हैबिट्स वगैरह जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं हमारी अपनी ही बाउंड्रीज और हमारे अपने पर्सनल स्पेस पे। और हम अगर चाहें तो अपने पर्सनल स्पेस दूसरों के अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगता हो तो हम बहुत सी दफ़ा अपनी जो हमने अपनी माइंड में बाउंड्रीज बनाई हुई है हम उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमें बंदा अच्छा नहीं लग रहा तो हम अपनी ही बाउंड्रीज़ को और रिजर्व कर लेते हैं और हम अपने शेल में जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर कोई लोग आते हैं और हमें वो पसंद नहीं है तो हम रूम से बाहर नहीं आएंगे कि जी अच्छा आप लोग डील कर लो, मुझे ये इंसान अच्छा नहीं लगता, मैंने बात नहीं करनी। सेम टाइम पे अगर कोई और ऐसा बंदा आ जाए जो हमें बहुत पसंद है तो हम अपने रूम से 2 सेकंड में निकलेंगे और हम उससे चल के मिल लेंगे। बेशक हम लोग जितने मर्जी बिजी हों या जितने मर्जी हमारा मूड ख़राब हो या वट एवर कुछ भी हो। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियलिटी। अब इसमें क्या होता है, इसका तो फ़र्दर पहले आपको मैं मीनिंग बता दूँ। इलाकायत इसका मीनिंग है कि एक इंसान अपने ही इलाके या अपने रीजन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिटी को फेमस कंसीडर किया जाता है, इसमें प्लीज़ कोई भी इस चीज़ में अपने ऊपर मत लेके जाए, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। पठान कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कंसीडर किया जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बेशक वो कहीं भी किसी भी जगह पे आ जाएं, उनको जब इस चीज़ का पता चले ये पठान है तो उसको सपोर्ट करते हैं। फर्दर इसी तरह से हम लोगों ने जो फर्दर अपनी डोमेन्स बनाई हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पंजाबियों में फर्दर जो हमने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो उसी तरह से अगर हमें कहीं पता चलता है जी ये राजपूत हैं, ये जट हैं, ये भट्ट हैं, वट एवर जो भी चीज़ों का हमें पता चलता तो हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू दूसरे लोगों को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल टॉक्सिस। अब इसमें क्या आता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं जो हार्मफुल होती हैं हम लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, उनको उन चीज़ों को किस तरह से ख़त्म किया जाए या उन चीज़ों को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज़ किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइज़ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल जो लोग घर में रहने के आदी हैं वो घर से बाहर थोड़ी देर के लिए भी जाएँ तो जब वो वापस आते हैं तो वो बहुत बेजार होते हैं। उसके रीज़न क्या होते हैं कि जिस जगह से वो जा रहे होते हैं वहाँ पे अगर तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है या किसी भी चीज़ का शोर है तो उसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ मसला क्या हुआ है, लेकिन जो उनका साइकोलॉजिकल इशू ये होता है कि वो उस नॉइज़ की वजह से डिस्टर्ब हुए होते हैं। इसी तरह से अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन से हमारा क्लाइमेट वेदर, हमारा उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है जो हमें नुकसान दे रहा है हमारी लाइफ के लिए। जो हमारी पोल्यूशंस की वजह से, बेशक वो नॉइज़ पोल्यूशन है, बेशक वो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन है, उसकी वजह से ग्लोबली जो हमारी क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं वो सारी चीज़ें इस इन्वायरमेंटल टॉक्सिस में डिस्कस की जाती हैं। वेल फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में न्यू एरियाज़ को बताया गया, मॉडर्न एरियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया इन 21st सेंचुरी और इसके ऊपर फोकस किया गया, इसके ग्रोथ के ऊपर इसको एक्सपेंड करने पे फोकस किया गया। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।